हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं? तो आज मैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों, पेडागोजी वाली 5000 प्रश्नों की जो सीरीज़ है उसमें आज आपका पार्ट 5 है दोस्तों। इससे पहले मैं पार्ट 4 पार्ट्स में करा चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप पहले उनको देख लीजिए, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। स्पेशली सीटेट और जितनी भी शिक्षक भर्ती हैं उनके लिए मैंने बनाया हुआ है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं। और आपको क्या करना है दोस्तों, एक घंटी वाला आइकन होगा उसको दबा दीजिए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो चलिए चलते हैं अपनी श्रृंखला पर। तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अब क्वेश्चन पे जाने से पहले दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ हमारे भाई कुछ बहन हमारी कहती हैं कि सर हमें नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए। तो भाई परेशान क्यों होते हो? मैंने आपको टेलीग्राम चैनल खोल रखा है, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ आपको फ्री बुक्स, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है और सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हमारे यहाँ जो कुछ भी होता है वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बुद्धि है। बुद्धि क्या है ये आपको बताना है। सामर्थ्य का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता या फिर एक विशिष्ट योग्यता। बुद्धि क्या है ये आपको बताना है दोस्तों। अब मैं पूछूं क्या सामर्थ्य का एक समुच्चय है? तो आपका वो हो सकता है। एक अकेला और जातीय विचार, बिल्कुल गलत। अरे जाति से क्या मतलब भाई इसका? दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता, अगर हम हमेशा दूसरों का अनुकरण करेंगे तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कब जिएंगे भाई? तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। एक विशिष्ट योग्यता, अगर एक ही क्षेत्र में हमारे पास योग्यता है, मान लीजिए हम कोई भी काम करते हैं, अगर एक ही क्षेत्र में विशिष्टता है तो क्या करेंगे, हम किसी अन्य क्षेत्र में सक्सेस बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, हमारा जीवन ठीक से नहीं चल पाएगा। इसीलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं, किससे सीखते हैं ये आपको बताना है। संज्ञानात्मक विकास के चरण से, शारीरिक विकास के चरण से, संवेगात्मक विकास के चरण से या फिर नैतिक विकास के चरण से। दोस्तों क्या संज्ञानात्मक विकास के चरण से हो सकता है? तो आप कहोगे कोहल वर्ग किससे संबंधित थे? तो मैं आपके लिए एक ट्रिक बता देता हूं कि कोहल वर्ग किससे संबंधित थे। तो नैतिक विकास से संबंधित थे। जहां पर नैतिक विकास की बात आ जाए वहां पर कोहल वर्ग का नाम आता है। ये चीज़ आप माइंड में रखिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, चलिए उसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। और क्वेश्चन मैंने उसी से रिलेटेड रखे हुए हैं तो वहाँ पर मैं आपको जरूर क्लियर कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल कागज पेंसिल द्वारा आकलन, केवल कागज और पेंसिल द्वारा आकलन क्या करता है? समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है या फिर आकलन को सीमित कर देता है। तो केवल कागज और पेंसिल द्वारा अगर आकलन किया जाएगा दोस्तों तो समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो आप कहोगे नहीं सॉरी दोस्तों, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। आप कहोगे नहीं। सकल आकलन को बढ़ावा देता है, बिल्कुल गलत है। लेकिन आकलन को सीमित कर देता है दोस्तों। अगर हम कागज और पेंसिल द्वारा ही आकलन करेंगे, उसकी जो हैबिट्स हैं, उसकी जो मतलब स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, अगर हम उनका आकलन नहीं करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, बच्चे का अच्छे से आकलन हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्लाइड को थोड़ा छोटा करते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन पूरा दिख सके। हाँ, अब देखिए दोस्तों, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या है? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या है ये आपको बताना है। शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल लेते हैं।
शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि शिक्षक क्या करता है, मतलब छात्र के लिए सारे काम वही करके देता है। तो ये है, बिल्कुल ऐसा तो है ही नहीं, एनसीएफ में बिल्कुल मना किया गया है इस तरीके से। परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां, अगर बच्चे को व्याख्या दिया जाए, लेक्चर दिया जाए कंटिन्यू, तो क्या वो अच्छे से सीख सकता है? अब आप कहोगे कि कंटिन्यू अगर हम लेक्चर ही देते रहें, उसे प्रैक्टिकल लाइफ में जीने का मौका ही ना दें, तो क्या वो होगा अधिगम केंद्रित? नहीं भाई, अधिगम हो ही नहीं पाएगा ठीक से। नेक्स्ट है आपका उन विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षक मुख्य करता हो। अब भैया शिक्षक सारे काम करेगा तो बच्चा कब सीखेगा भाई? आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें क्या है, उसमें बच्चा केंद्रित है, यानी कि क्या है, बाल केंद्रित है दोस्तों। तो ये वाला भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी कि वह विधियां जहां अधिगमकर्ता की पहल और प्रयास से सम्मिलित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके सीटेट में। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, सीटेट में जब भी आपको पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो हमेशा ध्यान रखिए जो नेगेटिव पॉइंट है ना, नेगेटिव ऑप्शंस हैं, उनको कट करना सीखिए। आपका जो राइट आंसर है वो तो अपने आप से निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है कि जो हमारे गलत ऑप्शन हैं उनको कट करना सीखिए, सही क्वेश्चन आपका अपने आप से मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन के लिए। पियाजे द्वारा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम क्या होता है, ये आपको बताना है। शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। कहने का मतलब यह है शिक्षक क्या है, यानी कि जो हमारा टीचर है वो लिखवाता जा रहा है और बच्चे ना भैया कुछ पूछ सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं, अपने पास से कुछ ऐड भी नहीं कर सकते, यानी निष्क्रिय हैं, कुछ करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो ये होगा, बिल्कुल नहीं होगा, रचनात्मक आकलन हो ही नहीं पाएगा भाई। पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार क्या, ये तो किसी के भी अनुसार नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है, तो आप कहोगे हो सकता है, लेकिन देखेंगे इसको बाद में। शिक्षक द्वारा पुनर्वलन किया जाना है, तो भाई शिक्षक द्वारा पुनर्वलन किया जाना है, तो आप कहोगे क्या ये हो सकता है दोस्तों? तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार नहीं हो सकता। ये एडविन रे गुथरी के अनुसार होता तो हो सकता था, क्योंकि उन्होंने पुनर्वलन की बात की थी, लेकिन पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार नहीं होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है। अब दोस्तों ये वाला और ये वाला यानी कि ऑप्शन नंबर बी और डी आपके दो बचे। तो उद्दीपक और अनुक्रिया जो आपका था वो पियाजे से संबंधित नहीं था और वाइगोत्स्की से भी संबंधित नहीं था, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है। जो अधिगम है, पियाजे और वाइगोत्स्की ने बताया कि जो अधिगम है, सीखना जो है वो क्या होता है, बच्चा स्वयं क्रिया करता है और स्वयं से ही ज्ञान का निर्माण करता है दोस्तों। ये किसने बताया? पियाजे और वाइगोत्स्की द्वारा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्लाइड को थोड़ा छोटा करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी कक्षा सिखाने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप क्या करोगे? यानी कि आप एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं और उसमें क्या है, मतलब अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, कोई कम सीखने वाला है, कोई ज़्यादा सीखने वाला है। तो इस तरीके से कई सारे बच्चे हैं, कई मतलब समावेशी शिक्षा के तरीके से उन्हें सिखाना पड़ेगा। तो उनका आकलन अगर आप करेंगे तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विविध प्रकार के कार्य और प्रशिक्षण देंगे। विविध प्रकार के कार्य और प्रशिक्षण देंगे, तो ये हो सकता है, हो सकता है, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, प्रशिक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे। अरे भाई, अगर बच्चे की योग्यताएं अलग अलग हैं तो एक ही समय में कैसा कर सकते हैं? तो ये वाला आपका नहीं होगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट है समान अनुदेश देंगे तथा उनके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आता है वही एकदम से होशियार हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी बच्चे की मतलब बहुत होशियार हो, लेकिन किसी कारणवश वो परीक्षा में बीमार पड़ गया या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई जिससे वो अच्छे से नहीं कर सका,
तो आप समझते हैं वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है कार्य और प्रशिक्षण के एक समान सेट देंगे। बिल्कुल ये हो सकता था, लेकिन ये एकदम से सुइटेबल आंसर नहीं है। आपका सुइटेबल आंसर होगा, मोस्ट सुइटेबल आंसर, विविध प्रकार के कार्य और प्रशिक्षण देंगे। ठीक है दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है अलग अलग बच्चे को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य और प्रशिक्षण देंगे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन एकदम से सही है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, अच्छे से देख लीजिए, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देखते हैं। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो। अब भाई बाहरी रूप से प्रेरित होगा मतलब ऊपर से देखेगा तुम्हें क्या रही कार्य काम करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित है, लेकिन अंदर से क्या होगा, मोटिवेट नहीं होगा, तो वो अच्छे से कार्य कर सकता है, अधिगम कर सकता है। तो आप कहोगे नहीं, बिल्कुल गलत है भाई। अगर नेक्स्ट की बात करें तो अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। तो भाई यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं आपका जब पहला कट हो गया तो ये वाला हो नहीं सकता और ना ही ये वाला हो सकता है, तो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई मर्तबा आ चुका है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपका मध्य बचपन की अवधि क्या है। आपने सुना होगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तो सुनी है, लेकिन मध्य बचपन की अवस्था पूछी जाती है दोस्तों, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ही मैं आपको बता देता हूं कि जो मध्य बचपन होता है वो आपका 6 से 11 वर्ष तक काउंट किया जाता है। 6 से 11 वर्ष तक का जो समय होता है वो आपका मध्य बचपन में काउंट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये आपको बताना है। पियाजे के अनुसार हो रही है दोस्तों बात, ध्यान रखेंगे। पियाजे के अनुसार जब भी बात होगी तो आप किसको टिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए भौतिक विश्व के साथ अनुभव, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। बिल्कुल दोस्तों यही आपका राइट आंसर है, यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि पियाजे कहता है, पियाजे साहब जो कहते हैं वो क्या कहते हैं कि बच्चा किससे सीखता है, समाज से सीखता है, समाज के द्वारा अंतः क्रिया से बच्चा सीखता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और जब भी भाषा की बात आएगी तो आप किसको लगाएंगे, आप चोम्स्की का नाम आता है, भाषा विकास में चोम्स्की का नाम आ जाता है, आप ध्यान रखेंगे इसके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, नहीं को ध्यान रखिए आप, नहीं किया जा सकता। किससे सीखने को, किससे पृथक नहीं किया जा सकता, पुनर्वलन से बिल्कुल किया जा सकता है। व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, व्यवहार में बच्चे में जो परिवर्तन आता है उससे हम क्या कर सकते हैं, बच्चे का आकलन कर सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं कि इसने इतना सीखा इस तरीके से। अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, बिल्कुल सही है, ये भी राइट आंसर है। लेकिन उसके सामाजिक संदर्भ से उसके सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता दोस्तों, और उसमें नहीं ही पूछा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन अच्छे से करते चलिए दोस्तों। मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी एग्ज़ाम, यही नहीं कोई भी एग्ज़ाम आपको जब भी देना हो तो एक चीज़ ध्यान रखिए, उसमें ज़्यादा पढ़ने की या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखिए आप जितना भी कर रहे हैं ना उतना अच्छे से करते रहिए। अगर मैंने आपको अगर आज 30 प्रश्न कराए या 20 प्रश्न कराए तो उन 20 या 30 प्रश्न में से अगर कभी प्रश्न आता है आपकी लाइफ में तो तब गलत नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप सोच कर पढ़िए हमेशा, तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे, हमेशा सफल होंगे। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्न में से कौन सा उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। भाषिक बुद्धि वाले बच्चे की बात हो रही है दोस्तों। स्वर, राग और स्वर के प्रति संवेदनशीलता, बिल्कुल गलत। स्वर, राग, इनसे क्या मतलब है भाई, अगर उसमें स्वर हो, राग हो, उसके प्रति संवेदनशील हो, लेकिन सीखने की इच्छा ना करे, सीखना ही ना चाहे, लेकिन संवेदनशील हो, तो क्या हो सकता है, नहीं भाई सीख ही नहीं सकता अच्छे से। नेक्स्ट, ध्यान देने और दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता, मतलब ध्यान दे अच्छे से, क्या बोला जा रहा है, किस तरीके से सिखाया जा रहा है, और दूसरों से अंतर कर सके अच्छे से, तो ये हो सकता है, तो हो सकता है दोस्तों, लेकिन इसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता। तर्क, अब भाई जब हम बात किसकी कर रहे हैं, भाषिक बुद्धि वाले की बात कर रहे हैं, तो भाषिक बुद्धि की जहाँ पर बात होती है ज़्यादा तर्क पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है।
नेक्स्ट है शब्दों के अर्थ, क्रम और भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, यानी कि भाषा, शब्द के अर्थ, क्रम और भाषा के विविध प्रयोग जो हैं उनके प्रति संवेदनशीलता, यही आपका राइट आंसर होगा। जब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो डी तो हो ही जाएगा दोस्तों। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऑप्शंस को कट करना सीखिए, जो गलत ऑप्शन है उनको कट करना सीखिए, राइट आंसर आपका अपने आप से ही निकल के आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह नियंत्रित कर क्वेश्चन है भाषा। क्या है भाषा? हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह नियंत्रित करती है क्या? तो आप कहोगे पूरी तरह नियंत्रित कैसे कर सकती है? एक भाषा ऐसी है जो क्या पूरी तरीके से नियंत्रित कर सकती है? नहीं, गलत हो जाएगा अभी। पूरी तरीके से नहीं करती है हालांकि, लेकिन पूरी तरीके से नहीं करती है। नेक्स्ट, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। बिल्कुल करती है, लेकिन करती है आप कहोगे तो करती है, इसको देख लेंगे नेक्स्ट टाइम। विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती। विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। क्या हो सकता है ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए दोस्तों, अब आपके ऑप्शन बी और सी बचा, तो मोस्ट सुइटेबल ढूंढ लीजिए। तो मोस्ट सुइटेबल आपको दिख रहा होगा कि विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती। जो भाषा है, विचार करने की प्रक्रिया, सोचने की जो क्षमता है, क्षमता से उसका क्या तात्पर्य भाई? जो क्षमता है उसका निर्धारण थोड़ी ना कर सकती है। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश हो सकता है भाई, बिल्कुल यही है दोस्तों। आप खुद देख रहे होंगे, बाकी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि संवेगात्मक, उसके बच्चों के संवेग की अगर जब बात आएगी तो कक्षा कक्ष का जब प्रजातांत्रिक प्रवेश होगा, बच्चा जब पूछने में स्वतंत्र होगा, सारी चीज़ों के लिए स्वतंत्र होगा, तभी वो अच्छे से सीख पाएगा, उसका संवेगात्मक विकास हो पाएगा दोस्तों। अब ये तो आपको दिख ही रहा होगा, राइट आंसर फटाक से दिख जाता है दोस्तों, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और दोस्तों, मुझे आपसे एक ही उम्मीद है, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपसे एक ही चीज़ चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? आपका प्यार चाहिए, कि आप लोग लाइक शेयर करते रहिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, और बने रहिए श्री गुरु अकेडमी के साथ और मनु वर्मा के साथ, क्योंकि हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की, और 100% सफलता की गारंटी देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? बच्चों का उत्तर ठीक से देना। अगर बच्चे ठीक से उत्तर दे रहे हैं तो क्या वो प्रभावशाली अध्यापक है? तो दोस्तों ये हो सकता है, इसको जरा बाद में देखेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन है, समूह अधिगम के बजाय वैयक्तिक अधिगम पे ध्यान देना। ये तो आपको बिल्कुल गलत दिख रहा है, क्योंकि एनसीएफ कहता है कि समूह में सीखना ज़्यादा बेटर होता है। किससे? वैयक्तिक अधिगम से, यानी कि किसी व्यक्ति को स्पेशल तरीके से सिखाने से अच्छा ये होगा कि उसे समूह में सिखाया जाए। ये एनसीएफ के द्वारा बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न विधान की अनदेखी करना। विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहा है और शिक्षक क्या कर रहा है? उसे अनदेखा कर देता है, कि मतलब उसका आंसर नहीं देता, तो उससे क्या होगा? उससे जो विधान उत्पन्न होता है, तो उससे क्या हो सकता है? प्रभावशाली अध्यापक पता लगता है, बिल्कुल गलत है। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। अब ये आपके बच्चों को उत्तर ठीक से देना, बच्चों को उत्तर ठीक से देना। अगर वो बच्चों को उत्तर ठीक से दे रहा है लेकिन बच्चे उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या ये हो सकता है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहेगा, टच में रहेगा अध्यापक, कि बच्चे को कितना आता है, कितना नहीं आता है, सोचने की क्षमता क्या है, ये सारी चीज़ें अगर सोच सकता है अध्यापक, तो वही एक अच्छा अध्यापक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो ना दोस्तों, तो क्या करना है आपको? आप सभी लोग जानते हैं, भावी अध्यापक हैं आप, और आप
क्या करें, लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तब करिए, ठीक है। मैं ये नहीं करता कि आप ज़बरदस्ती करिए, ज़बरदस्ती कोई भी नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता हो तब करिए, क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की, जिसमें आपको 100% सफलता दिलाने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, इस प्रकार का बच्चा कैसा लक्षण प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, हमेशा दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां जैसे दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है किसका? अधिगम्य असुविधा का, अधिगम्य आसक्तता का, अधिगम्य कठिनाई का, या फिर अधिगम्य समस्या का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इसको देख लिया, अधिगम्य असुविधा। असुविधा है तो असुविधा नहीं है दोस्तों, मतलब उसे सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ऐसा हो सकता है? तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। आपने देखा होगा कई सारे करोड़पति लोगों के बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं ठीक से, क्या उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती हैं? मिलती हैं दोस्तों, तो आप समझ लीजिए ये तो गलत हो जाएगा वैसे ही। ऑप्शन नंबर बी, अधिगम्य आसक्तता के, अधिगम्य आसक्तता के, तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर बाद में ढूंढेंगे। अधिगम्य कठिनाई के, तो अधिगम्य कठिनाई बिल्कुल गलत है भाई, कठिनाई थोड़ी है ये कठिनाई नहीं है, ये दोस्तों आसक्तता ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। अधिगम्य समस्या होगी नहीं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अधिगम्य आसक्तता से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कितने अच्छे तरीके से, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और बुक्स, नोट्स, PDF वगैरह कुछ भी चाहिए तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है दोस्तों हमारे यहाँ सब कुछ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें हम अवेलेबल कराते हैं। और दोस्तों मैं आज के लिए बस इतना ही रखूँगा, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिए, और वीडियो पर कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और आपके जो मार्क्स आ रहे हैं ना, कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए, वो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।